सिंगल स्टार्ट है, इसका मतलब L इक्वल टू P है। ठीक है, मैं काम की बातें लिख रहा हूं। लोड लिफ्टेड 80 किलो न्यूटन है। स्क्रू की लेंथ 1500 mm है। ठीक है, ब्रॉन्ज नट के लिए है ना, नट के लिए बात करें तो टॉप परमिसिबल की जो वैल्यू है वो 190 बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4/2 यानी कि 23.75 आपने बताई थी। यदि हम स्क्रू के लिए बात करें तो टॉप परमिसिबल 400 बटे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4/2, ये आपने 50 बताया था। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया। यंग्स मॉडुलस 2,07,000 है। ठीक है, 2,07,000 मेगा पास्कल है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लिया। परमिसिबल बियरिंग प्रेशर एसबी की वैल्यू 18 मेगा पास्कल है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.07 है। इतनी सारी चीजें अपने क्वेश्चन में दे रखी हैं। फाई आपने मुझे बता दिया था tan इनवर्स 0.07 से 4 डिग्री। ठीक है, ये आप मुझे बता चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, डिटरमिन द साइज ऑफ द स्क्रू फ्रॉम बकलिंग कंसीडरेशन। ठीक है, तो बकलिंग कंसीडरेशन में हम क्या करेंगे, और क्या लिखा हुआ, अज्यूमिंग ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 2 फॉर द क्रिटिकल लोड। क्रिटिकल लोड के लिए 2 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि लोड कितना लिफ्ट हो रहा है, 80 किलो न्यूटन, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है। इसका मतलब हमें स्क्रू को डिजाइन करना है 160 किलो न्यूटन के हिसाब से, है ना। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। क्रिपलिंग लोड इस केस में हो जाएगा 2W के बराबर। W हमारा 80 किलो न्यूटन है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है। इसका मतलब हम स्क्रू को 80 के लिए डिजाइन ना करके हम उसे 160 के लिए डिजाइन कर रहे हैं, डबल के लिए। यदि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 होता तो इसका मतलब हम उसे 80 पे डिजाइन ना करके 8 3 जा 24 240 किलो न्यूटन के हिसाब से डिजाइन करते। तो स्क्रू पे आने वाला जो क्रिपलिंग लोड है वो हमारा 160 किलो न्यूटन है। क्रिपलिंग लोड यहाँ पे इस वक्त 160 किलो न्यूटन है, करेक्ट। अब चूंकि बकलिंग क्राइटेरिया है तो 3 चीजें हैं, यूलर, जॉनसन और बॉर्डर लाइन। इन तीनों से ही काम होता है। तो सबसे पहले चलिए बॉर्डर लाइन की बात करते हैं। तो बॉर्डर लाइन में देखो क्या फॉर्मूला है हमारे पास। देखो यूलर के हिसाब से ट्रिपलिंग लोड क्या होता है, पीसीआर इक्वल टू पाई स्क्वायर ई ए डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, है ना। एल स्क्वायर यही होता है, पाई स्क्वायर ई एल बाई के स्क्वायर, है ना। एल बाई के आता है, पाई स्क्वायर ई ए डिवाइड बाई एल बाई के स्क्वायर। अब यदि एरिया को हम इधर ले जाएं तो ये बन जाएगा क्रिपलिंग लोड, क्रिपलिंग स्ट्रेस, है ना। क्रिपलिंग स्ट्रेस इज गिवन बाय पाई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय एल बाई के होल स्क्वायर। अब बॉर्डर केस में, बॉर्डर केस कि कॉलम हमारा लॉन्ग है या शॉर्ट है, उसके लिए इस क्रिपलिंग स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है, एस वाई टी अपॉन 2 के बराबर होती है। एस वाई टी अपॉन 2 के बराबर होती है। देन इट इज पाई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय एल बाई के होल स्क्वायर। अब देखो एस वाई टी हमारे क्वेश्चन में 400 दे रखा है, तो ये हो गया 400/2 पाई स्क्वायर, यंग्स मॉडुलस 2,07,000 हमको दे रखा है, डिवाइडेड बाई एल बाई के होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके मुझे एल बाई के बता दीजिए कितना आ रहा है। स्लेंडरनेस रेशियो फॉर द बॉर्डर पॉइंट, है ना, इट इज द स्लेंडरनेस रेशियो फॉर द बॉर्डर पॉइंट। 101.06 कर रहे थे, तो एल बाई के कितना आ रहा है आपका उससे सॉल्व करके।
बताइए, हाउ मच एल बाई के इज कमिंग? 101.06। 101.06 है, कुछ गड़बड़ हो रही है। यस सर। एस वाई टी बाई टू, एक टू छूट रहा है शायद आपको, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो करके। crippling is given by pi square e divided by l by k whole square। तो ये 400 बटे 2 पाई स्क्वायर इंटू 2,07,000 डिवाइडेड बाई एल बाई के होल स्क्वायर। तो यहाँ से एल बाई के आपका कितना आ रहा है? 400/4 होना चाहिए सर। फिर 400/4 लिखना चाहिए सर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 गिवन है ना। नहीं, ये तो क्रिपलिंग स्ट्रेस है ना। क्रिपलिंग स्ट्रेस की जो बॉर्डर लाइन की जो वैल्यू है दैट इज एस वाई टी डिवाइडेड बाई 2। तो एस वाई टी कितनी है? 400, 400 बाई 2 मतलब 200। तो 200 का डिवाइड हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए। पाई स्क्वायर इंटू 2,07,000 कितना आ रहा है? पाई स्क्वायर इंटू 2,07,000 डिवाइडेड बाई 200 37.17। कितना आ रहा है? हाँ बताइए, हाउ मच इट इज कमिंग। इसमें एक चीज और छोड़ रहे हैं हम, एन कॉलम दोनों जगह से फिक्स है ना, तो फिक्स होने की वजह से एन की वैल्यू 4 है। तो इस फॉर्मूले में एन भी होता है, यूलर के फॉर्मूले में एन भी तो होता है ना। तो एन की वैल्यू कितनी है? 4। तो अब एल बाई के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी बताइए? 202.138। यस, दिस इज राइट। तो 202.13 ये हमारी बॉर्डर वैल्यू है एल बाई के। यदि हमारा एल बाई के 202 से कम होगा तब तो हमारा कॉलम शॉर्ट माना जाएगा, और यदि 202 से ज्यादा होगा तो हमारा कॉलम लॉन्ग माना जाएगा। करेक्ट है? ये हमारी बॉर्डर वैल्यू मिल गई है हमें। अब हम अपनी एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब ये तो है एल वाई के की बॉर्डर वैल्यू। अब हम निकालेंगे एल वाई के की एक्चुअल वैल्यू। यदि एक्चुअल वैल्यू 202 से कम आएगी तो कॉलम शॉर्ट है, फिर हम उसे जॉनसन फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। और यदि 202 से ज्यादा आएगी तो वो हमारा कॉलम लॉन्ग है, इसका मतलब हम उसे यूलर फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। करेक्ट? तो चलिए एज ए फर्स्ट ट्रायल हम यूलर फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं। तो यूलर फॉर्मूले में पीसीआर का फॉर्मूला क्या है? एन पाई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाई एल बाई के होल स्क्वायर। अब पीसीआर मतलब क्रिपलिंग लोड। क्रिपलिंग लोड हमारा कितना है? क्रिपलिंग लोड हमारा है पीसीआर इज 2W। 2W मीन्स 2 इंटू 80,000, 2 इंटू 1000 मीन्स 1,60,000। तो यहां आप लिख देंगे 1,60,000। एन की वैल्यू 4 ले लेंगे, पाई स्क्वायर 2,07,000 डिवाइडेड बाय एल बाई के होल स्क्वायर। अब यहां से एल बाई के एक्चुअल निकल के आएगा, तो कितना आ रहा है बताइए? यस, 7.14। नहीं इतना कम नहीं है, ऊपर सॉल्व करिए। ठीक है, इसमें एक चीज और रह रही है आपकी। यदि ये हमने लोड लिया है ना, देखो हमने क्या लिया है, इसे क्रिपलिंग लोड लिया है, तो इधर यहाँ पे एरिया भी होगा। राइट? क्या होगा? एरिया रह गया है। हाँ, एरिया भी होगा। तो एरिया को आप क्या लिख सकते हैं? 5/4 DC
स्क्वायर लिख सकते हैं। और एल बाई के को आप क्या लिख सकते हैं, एल बाई के की जगह आप लिख सकते हैं, एल की वैल्यू तो 1500 है और के की जगह आप लिख सकते हैं DC बाई 4। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ इसी चीज को, फर्स्ट ट्रायल को देखिएगा ध्यान से। देखो बॉर्डर लाइन जो वैल्यू है वो मेरी आ गई है 202.83। अब मैं यूलर फॉर्मूले का फिर से यूज कर रहा हूं, तो क्रिपलिंग लोड इज गिवन बाय पाई स्क्वायर ई ए। ध्यान रखिएगा जब मैं लोड लूंगा तो यहाँ एरिया होगा और जब मैं स्ट्रेस लूंगा तो यहाँ एरिया नहीं होगा। तो मुझे क्वेश्चन में क्रिपलिंग लोड पता है, क्रिपलिंग स्ट्रेस पता नहीं है, इसलिए मुझे क्रिपलिंग लोड का मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, डिवाइड बाई एल बाई के होल स्क्वायर। अब क्रिपलिंग लोड की जगह तो मैंने लिख दिया 1,60,000 पाई स्क्वायर इंटू 2,07,000। एरिया की जगह मैंने लिख दिया पाई बाई 4 DC स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एल की जगह 1500 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और रेडियस ऑफ गायरेशन जो होती है DC बाई 4 होती है, तो 4 यहाँ आ गया, इसका होल स्क्वायर। अब इस पूरे इक्वेशन में DC अननोन है, तो यहां से आप DC पता करिए पहले। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DC, सॉल्व करिए। मेरे पास इसका सोल्यूशन अवेलेबल है, आप लोग कंफर्म कर दीजिए बस, है ना। दिस इज ट्रायल नंबर 1 फॉर द स्क्रू डायमीटर। ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DC कमिंग? संदीप सॉल्व कर रहे हैं ना आप? यस सर, कर तो रहा हूँ। हाँ, 43.5 कितना? 43.52 43.52 नहीं, it will come 30.78 मिलीमीटर। ठीक है, इसमें आपका एक और ये हम बार बार छोड़ देते हैं, ये n भी रहेगा, n पाई स्क्वायर ई, तो n की वैल्यू 4 और रहेगी यहाँ पर। ठीक है, सो इसको सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर आना चाहिए, मेरे पास सॉल्यूशन है इसका। तो DC शुड बी 30.78। एक बार कंफर्म करिए जल्दी से। डोंट लीव दिस 4, दिस n इज इंपॉर्टेंट एंड फिक्सिटी कोफिशिएंट। जब भी मैं फॉर्मूला लिखूं तो आप yes मुझे sir 30.788 वेरी गुड, है ना, तो कंफर्म हो गया। तो देखो अभी स्क्रू का डायमीटर, कोर डायमीटर 30 मिल गया, लेकिन अभी ये हमारा, हम इसको फाइनल नहीं मान सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि कॉलम लॉन्ग है या शॉर्ट है। ठीक है, तो हमने तो यूलर फॉर्मूला लगा दिया बस अभी ट्रायल के बेस पर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एल वाई की रेशियो हम फाइंड करेंगे। एल की वैल्यू 1500 है, के की वैल्यू DC बाई 4 होती है, तो DC की वैल्यू 30.78 है, होल डिवाइडेड बाई 4। अब इसको सॉल्व करिए कितना आता है, ये एक्चुअल एल बाई के है अब आपका। तो पहले DC निकालना है, फिर एक्चुअल एल बाई के निकालना है। सो हाउ मच इट इज कमिंग, एक्चुअल एल बाई के 194.94। 9 गुड ना, 194.94। देखो एक्चुअल तो 194 है और बॉर्डर केस 202 है, तो अब हमारा कॉलम क्या हुआ, शॉर्ट या लॉन्ग? short यस, तो दैट्स वाई हम लिखेंगे सिंस L by K actual is less than L by K border point, that's why the screw will be treated
screw will be treated as short column. ठीक है, अब जब ये शॉर्ट कॉलम डिसाइड हो गया तो फिर विच फॉर्मूला विल गिव द गुड रिजल्ट, यूलर और जॉनसन? सो फॉर द शॉर्ट कॉलम्स जॉनसन फॉर्मूला गिव्स द गुड रिजल्ट। तो हम सेकंड ट्रायल करेंगे अब जॉनसन फॉर्मूले से। पहला ट्रायल हमने किया यूलर फॉर्मूले से, उससे डीसी निकाला, डीसी से एलवाई के निकाला, एलवाई के बॉर्डर पॉइंट से कम था, इसका मतलब स्क्रू शॉर्ट है, शॉर्ट कॉलम है, शॉर्ट कॉलम में अच्छे रिजल्ट जॉनसन से मिलते हैं, इसलिए अब हम सेकंड ट्रायल में जॉनसन फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सो नाउ आई एम यूजिंग द जॉनसन फॉर्मूला। तो जॉनसन फॉर्मूला क्या कहता है? क्रिपलिंग लोड इज गिवन बाय एस वाई टी इंटू ए 1 माइनस एस वाई टी डिवाइडेड बाई, नीचे क्या आता है, एस वाई टी डिवाइड बाई, फॉर्मूला बताइए, 4n पाई स्क्वायर ई एल बाई के होल स्क्वायर। राइट, तो देखिए पीसीआर की जगह तो लिख देंगे वही 160 इंटू 10 टू द पावर 3, एस वाई टी कितना है 400 क्वेश्चन में दिया हुआ है, एरिया की जगह लिख देंगे पाई बाई 4 डी सी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 माइनस एस वाई टी की जगह 400, 4 एन की जगह 4, एन की जगह 4 पाई स्क्वायर, यंग्स मॉडुलस 2,07,000 इंटू एल बाई के, एल की जगह 1500 और के की जगह डीसी बाई 4, तो 4 ऊपर चला गया और इसका होल स्क्वायर। बताओ इस पूरे इक्वेशन में एक ही तो अननोन है डीसी, तो हमें यहां से एक्चुअल डीसी पता चल जाएगा इसके एज पर दी जॉनसन फॉर्मूला। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ रहा है। तो चलिए, मैं टाइम सेविंग के लिए मेरे पास सोल्यूशन है ना, आप लोग मैच कर लेना। इससे सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है 30.82। ठीक है, सो इट इज 30। ये अब जॉनसन फॉर्मूले से आया है तो इसी रिजल्ट को हम सही मानेंगे फिलहाल। तो अब क्या करेंगे, डीसी जब पता है तो डी की वैल्यू हो जाएगी डीसी बाई 0.8, तो ये हो जाएगा 30.82 डिवाइडेड बाई 0.8। सॉल्व करिए, कितना आएगा संदीप, बताते जाओ। 38.525। कितना आ गया? 38.525। 38.525 mm। ये हमारा आ गया नॉमिनल डायमीटर। अब क्या काम करेंगे, आवाज ही नहीं आ रही सर। के आसपास का डायमीटर देखेंगे। ठीक है, तो मैं डाटा बुक शेयर कर रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। 38 उसमें मुझे सर्च करना है, सो आई एम शेयरिंग द डाटा बुक नाउ। बताइए डाटा बुक आपको शेयर है, दिख रही है? यस सर। यस, तो मैं इसमें नॉर्मल सीरीज में जा रहा हूं और 38 के पास मुझे चेक करना है कि कौन सी डायमेंशन मेरे लिए ठीक होगी। तो ये फाइन सीरीज चल रही है, फाइन सीरीज के बाद आपकी नॉर्मल सीरीज आ गई। नॉर्मल सीरीज में 38 देखिए कहां पर है, तो देखिए ये 36, ये 40, तो 38 से अगली सीरीज क्या है? 40। ठीक है, तो 40 के हिसाब से स्क्रू बकलिंग में सेफ है। 40 मिलीमीटर यदि हम डायमेंशन मानते हैं तो हमारा स्क्रू बकलिंग में क्या है? सेफ है। ठीक है, लेकिन क्या पता कि वो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में फेल हो जाए, कुछ पता तो नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 40 से अगली वैल्यू या उससे अगली वैल्यू पर ट्राई करेंगे। तो 40 की जगह हम 44 पे ट्राई करेंगे। 44 पे मैंने ट्राई किया तो वो फेल हो गया, मतलब उसके स्ट्रेस ज्यादा आ रहे थे, तो फिर मुझे अगली वैल्यू से ट्राई करना है। तो अब मैं 40 न लेकर कितने से ट्राई करूंगा? 48 से ट्राई करूंगा। बात ध्यान से समझना, डायमीटर मेरा कितना आया? 38। 38 के हिसाब से 40 मिला, 40 के हिसाब से बकलिंग में सेफ है, लेकिन स्ट्रेंथ में भी सेफ करना है, तो 40 की जगह 44 से ट्राई किया, वो हो गया फेल। फिर मैंने 48 से ट्राई किया, वो हो गया पास। तो मैं अब आपको 48 का ट्रायल समझाऊंगा।
44 का आप सेल्फ कर लेना अपने आप, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ शशांक सर, हाँ शशांक सर क्लास चल रही है, ठीक है, मैं देख लूंगा सर, है ना। ओके। तो ये बात संदीप समझ पाए आप? यस सर। हेलो। मीटिंग एंड करवा दो यार। यस। मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर आवाज। यस सर आ रही है। तो मैं आपको डाटा बुक दिखा रहा था, यस सर। ठीक है। तो देखो हमारा डी का, जरा माइक ऑफ कर लीजिए, डी माइक ऑफ करिए बेटा, इसका माइक ऑन है ना, माइक ऑफ रखिए। तो अब देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरा डी का आंसर आया था कितना, 38। तो डाटा बुक में मैंने देखा कि वहां पे 38 तो नहीं था, 40 था, 40 के बाद 44 था और 48 था। तो 40 के हिसाब से बकलिंग में सेफ हो जाएगा, लेकिन फिर मेरा अगला ट्रायल मैं 44 ले रहा हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में भी उसे पास कराना है। तो 44 पे मैंने कैलकुलेशंस की, उसमें स्ट्रेस परमिसिबल वैल्यू से ज्यादा आ गए तो फेल हो गया स्क्रू। तो इसका मतलब 44 भी नहीं चलेगा, फिर मैं अगली वैल्यू पे आ गया 48 पे, ठीक है। तो 48 हो गया डी। 48 के अकॉर्डिंग जो पिच है वो 8 है डाटा बुक में, ठीक है। तो कोर डायमीटर कितना हो गया, 48 माइनस 8 यानी कि 40 mm। मीन डायमीटर कितना हो गया, 48 माइनस 0.5 इंटू 8, ये कितना आ जाएगा, 44 mm। सुन पा रहे हैं ना मुझे, ठीक है। तो देखो डीसी हो गया 40, डीएम हो गया 44, डी हो गया 48, पिच हो गई 8। अब सब चीजें पता है। तो अब मैं इन चीजों के बेस पे स्ट्रेस चेक कर लूं, यदि वो स्ट्रेस विद इन लिमिट है, इसका मतलब मेरी डिजाइन सेफ है। तो बस कैलकुलेटर रखिएगा। तो देखिए मेरी स्क्रू की डायमेंशन फिक्स हो गई है फिलहाल, 48 यानी कि डी है, ठीक है। और डीसी 40 है, डीएम 44 है, पिच जो है वो कितनी है, 8 है, और लीड भी 8 हो जाएगी क्योंकि ये सिंगल स्टार्ट स्क्वायर थ्रेड है, तो लीड भी 8 हो जाएगी। अब हम क्या करें, हमको स्ट्रेस चेक करना है, ठीक है। तो देखिए स्ट्रेस चेक करते हैं, सबसे पहले कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालते हैं, सिग्मा सी W बाई पाई बाई 4 DC स्क्वायर। W कितना है, 80,000, पाई नीचे आ गया, 4 ऊपर चला गया, डीसी, डीसी देखो कितना हमारा है 40 मिलीमीटर, ध्यान से देखो, पाई इंटू 40 स्क्वायर। सॉल्व करिए, कितना कंप्रेसिव स्ट्रेस आ गया, सॉल्व करिए, बताते जाइए कैलकुलेटर। 63.66। चलिए मैंने लिख दिया 63.6 मेगा पास्कल, ठीक है। अब स्क्रू पे हम शियर स्ट्रेस निकालते हैं, तो शियर स्ट्रेस होता है 16 MT बाई पाई DC क्यूब, ठीक है। अब इसमें हमें टॉर्क की जरूरत पड़ेगी, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है W dm बाई 2 tan phi प्लस अल्फा, ठीक है। अब W की वैल्यू कितनी है, 80,000, और मीन डायमीटर की वैल्यू कितनी है, 44 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टेंजेंट ऑफ फाई प्लस अल्फा, सो इट इज tan। फाई की वैल्यू 4 डिग्री आप पहले ही बता चुके हैं,
अब बचा अल्फा, अल्फा को निकाल लेते हैं। टेन अल्फा इज एल बाई पाई डी एम। एल इज 8, लीड है ये स्क्रू की, पाई और डीएम हमारा 44। सॉल्व कर दीजिए कि अल्फा कितना आ रहा है। सॉल्व फॉर अल्फा। हेलिक्स एंगल बोलिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, टेन इनवर्स निकाल दीजिए। सो अल्फा 3.31 डिग्री, करेक्ट। देखो अब आपके पास फ्रिक्शन एंगल भी अवेलेबल है, अल्फा भी अवेलेबल है, तो अल्फा की वैल्यू आप पुट कर दो 3.31, तो अब आपका टॉर्क भी निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, टॉर्क कितना आ रहा है ये बताइए। 17.96। नहीं, दोबारा से करिए। 17.96 है, मेरे पास आ रहा है ये 225,773.43, ये आ रहा है मेरे पास सॉल्यूशन। टॉर्क पूछा था आपने, सी स्ट्रेस? टॉर्क मैं सी स्ट्रेस बताया था डायरेक्ट। अच्छा, आपने डायरेक्ट शीयर स्ट्रेस बताया, कितना आ रहा है शीयर स्ट्रेस आपका? 17.96। हाँ सही है, 17.97 आ रहा है मेरे पास, बिल्कुल सही है। तो 17.96 मेगा पास्कल, करेक्ट। तो देखिए स्क्रू का कंप्रेसिव स्ट्रेस मिल गया, स्क्रू का शियर स्ट्रेस मिल गया, तो फिर टॉ मैक्सिमम बताइए। टॉ मैक्सिमम होता है अंडर रूट सिग्मा सी बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। अंडर रूट सिग्मा सी हमारा कितना है 63.66 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 17.96 होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉ मैक्सिमम? यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉ मैक्सिमम? मेरे पास सॉल्यूशन है, आप लोग बताएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, बताइए। 36.54 बिल्कुल सही है ना, न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्क्वायर। तो देखिए इतना स्ट्रेस स्क्रू में डेवलप हो रहा है, ठीक है, और स्क्रू में परमिसिबल वैल्यू कितनी है स्क्रू के लिए, वो हम पहले ही बता चुके हैं, फॉर्मूले में दे रखा है। परमिसिबल वैल्यू कितनी थी स्क्रू के लिए? 45 थी ना, नहीं 50 थी, जहां तक 50, क्योंकि 400 था ना SYT, और 50 आई फैक्टर थी ऑफ सर। सेफ्टी 4 था, तो इनटू ये थी, है ना, परमिसिबल वैल्यू 50 थी। तो परमिसिबल 50 है, प्रोड्यूस 36 हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा स्क्रू सेफ है। सो डिजाइन ऑफ द स्क्रू इज सेफ। चेक हो गया। अब सेफ डिजाइन आ गया, इसका मतलब अब ये लॉक कर दिया हमने, अब ये डायमेंशन हमारी क्या है, फाइनल डायमेंशन। अदरवाइज यदि ये फेल होता तो हमें फिर 48 से आगे वाली वैल्यू देखनी होती डाटा बुक में, ठीक है। तो इससे पहली वैल्यू पे वो फेल हो गया था, मैंने डायरेक्टली आपको पास वाली से चेक करा दिया है, ठीक है। सो इट इज ए रिपीटेटिव इटरेशन प्रोसीजर। तो स्क्रू का स्ट्रेस चेक हो गया, ठीक है। अब क्या डायमेंशन बताने को रह गई, बताओ अब क्या पार्ट बाकी है आपके हिसाब से? क्या क्वेश्चन पूरा हो चुका है? देखो स्क्रू को आपने डिजाइन कर दिया है, स्क्रू का नॉमिनल डायमीटर 48 है, उसका कोर डायमीटर 40 है, उसका मीन डायमीटर 44 है, उसका हेलिक्स एंगल कितना आया था 3.31 इतना है, फ्रिक्शन एंगल 4 डिग्री है। ये सब बातें आपने बता दी। अब आपका बताना ये रह गया है कि नट और स्क्रू के बीच में कितने 1 2 3 4 ये कितने थ्रेड कांटेक्ट में है बिटवीन द नट एंड स्क्रू। तो एक तो जेड की वैल्यू बाकी है, जेड मतलब नंबर ऑफ थ्रेड्स विच आर इन कांटेक्ट विद स्क्रू एंड नट, स्क्रू नट में कितने थ्रेडों में कांटेक्ट है। तो इस जेड की वैल्यू को हम निकालते हैं बियरिंग प्रेशर से, ठीक है। तो 3 क्राइटेरिया होते हैं स्क्रू की डिजाइन में। एक क्राइटेरिया होता है स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया होता है बकलिंग क्राइटेरिया, और एक थर्ड क्राइटेरिया होता है बियरिंग प्रेशर क्राइटेरिया, ठीक है। 3 ही क्राइटेरिया होते हैं। ये क्वेश्चन यदि ऑब्जेक्टिव में आता है कि स्क्रू की डिजाइन के कितने क्राइटेरिया हैं, तो देयर आर 3 क्राइटेरिया, ठीक है। तो अब हम जो जेड की वैल्यू है वो बियरिंग क्राइटेरिया से निकालते हैं,
ठीक है, तो बियरिंग प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, W इंटू 4 डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर इंटू जेड। एसबी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 18 मेगापास्कल, W 80,000 है, ये 4 हो ही गया डिवाइडेड बाय पाई, डी हमारा 48 स्क्वायर माइनस डीसी हमारा 40 स्क्वायर इंटू जेड हमें अननोन है, तो जेड बताइए कितना आ रहा है, सॉल्व इट। कितने थ्रेड्स कांटेक्ट में है? 25.25। 25 थ्रेड? नहीं नहीं, इतना कैसे, इतना नहीं, इतने थ्रेड कांटेक्ट में नहीं होंगे, कैसे करें, फिर से करिए, मेरे पास तो कम आ रहा है वैल्यू काफी। हाउ मेनी थ्रेड्स? 8.03 है ना, यस, तो जेड की वैल्यू 8.03 आ गई, मतलब इसको मैं 8 थ्रेड मान लेता हूं राउंड ऑफ करके, है ना, कि 8 थ्रेड कांटेक्ट में है। ठीक है, जब 8 थ्रेड कांटेक्ट में है तो नट की हाइट कैसे निकालोगे, नट की हाइट तो नट की हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है H इक्वल टू जेड पी। जेड हो गया 8, पिच हो गई 8, 8 8 जा 64, तो नट की हाइट निकल गई है। ये नट की हाइट बोलो या नट की लेंथ बोलो, है ना, कई लोग इसको लेंथ बोल देते हैं, तो एक तरह से ये क्या निकल गई, हमारी नट की लेंथ निकल गई। कितने एमएम आ गई नट की लेंथ? 64 एमएम नट की लेंथ आ गई। ठीक है, नट की लेंथ। अब नट की लेंथ पे एक चेक लगता है ना, ये चेक नट की लेंथ पे लगता है कि नट की लेंथ जो है वो डी से बड़ी होनी चाहिए और 1.5 डी से छोटी होनी चाहिए। ये चेक है, ये इंपॉर्टेंट है कि नट की लेंथ डी और 1.5 डी के बीच में होनी चाहिए। तो देखो हमारा डी कितना है 48, 1.5 इंटू डी कितना हो जाएगा 72, और हमारी लेंथ कितनी आई है 64। तो अब ये चेक कर लो कि 64 जो है वो 48 और 72 के बीच में लाई करती है, यस और नो? यस सर, यस, है ना, तो इसका मतलब ये नट की लेंथ ओके है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यदि ये नट की लेंथ 75 आ रही होती तो फिर हम उसको घटा के 72 कर देते। ठीक है, तो ये भी एक मतलब इंपेरिकल रिलेशन है चेकिंग के लिए कि नट की लेंथ यदि डी और 1.5 डी के बीच में होगी तो उस स्क्रू की वर्किंग में कम प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, इंपेरिकली प्रूव्ड है ये। तो नट की लेंथ पे कंस्ट्रेंट होता है इट शुड बी बिटवीन डी एंड 1.5 डी। तो देखो नट की लेंथ हम निकाल चुके हैं, नंबर ऑफ थ्रेड्स हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि देखो स्क्रू के अंदर स्ट्रेस कितना आया था हमारा, 50 से कम आया था, अभी कितना निकला था 36 पॉइंट कुछ निकला था ना, 36.55 आ गया था और वो 50 से कम था। ठीक है, तो ये तो स्क्रू की बॉडी में था। अब क्या होता है, स्क्रू की बॉडी तो सेफ है लेकिन स्क्रू के थ्रेड और नट के थ्रेड फेल हो जाते हैं, मतलब इस जगह पे फेल्योर हो जाता है, बाकी जगह सेफ है लेकिन जहां पे नट के थ्रेड और स्क्रू के थ्रेड आपस में कांटेक्ट में है वहां फेल्योर हो जाता है। तो इस फेल्योर को चेक करने के लिए हम चेक करते हैं शियर स्ट्रेस इन दी स्क्रू थ्रेड्स एंड शियर स्ट्रेस इन दी थ्रेड्स ऑफ द नट। तो टाउ एस और टाउ एन ये काम अभी और बाकी है, सो दिस इज द लास्ट वर्क। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, है ना, टाउ एस और टाउ एन को चेक कर लेते हैं। तो चलिए मैं जरा सा इंक क्लियर करता हूँ इसकी पहले। अब हमारा काम बचा है केवल टाउ एस और टाउ एन। तो पहले टाउ एस कर लेते हैं, लोड अपॉन एरिया पाई डीसी टी इंटू जेड, ये कर्व सरफेस एरिया है ना। अब डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 80,000, पाई कोर डायमीटर हमारा कितना है 40 mm, और टी मतलब क्या है, थ्रेड की हाइट को टी बोलते हैं। जैसे एक थ्रेड है ये यहां से यहां तक, तो इस डिस्टेंस को हम कहते हैं टी, ये थ्रेड की हाइट है। ठीक है, थ्रेड की हाइट, तो थ्रेड की हाइट के लिए फॉर्मूला होता है 0.5 पी, तो 0.5 इंटू 8, सो इट इज 4 mm।
तो टी की वैल्यू 4 mm हो गई, जेड हमारा 8 आया था। इसको सॉल्व कर दीजिए कि कितना स्ट्रेस आ रहा है। सॉल्व 19.89 यस, तो 19.89 मेगापास्कल, 81 मान लो, 19.81 मेगापास्कल। ठीक है, अब ये देखो कि स्क्रू में डेवलप तो हो रहा है 19 और परमिसिबल कितना है 50 मेगापास्कल। तो बताओ ये सेफ है या अनसेफ है? सेफ है सर। ये सेफ है, चेक हो गया, चेक सक्सेसफुल हो गया, चेक सेफ है। अब नट में आ जाते हैं। तो नट के लिए फॉर्मूला W बाय पाई डी टी इंटू जेड। W की वैल्यू 80,000, पाई डी की वैल्यू 48, टी हमारा 4 mm और जेड हमारा 8। सॉल्व करिए। 16.57 16.57 मेगापास्कल। ये नट की बात हो रही है। नट के लिए परमिसिबल कितना है? 50। नहीं, वो तो स्क्रू के लिए परमिसिबल है। नट तो फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना हुआ है, दोनों के मटेरियल डिफरेंट हैं। स्क्रू बना हुआ है स्टील का, नट बना हुआ है फॉस्फर ब्रॉन्ज का। तो फॉस्फर ब्रॉन्ज के लिए जो एसयूटी दे रखी है क्वेश्चन में, वो 190 मेगापास्कल दे रखी है। तो 190 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू 2, कितना आया था परमिसिबल? 23.75। तो देखो डेवलप तो हो रहा है 16 पॉइंट समथिंग, परमिसिबल है 23.75। तो बताओ ये डिजाइन सेफ है या अनसेफ? सेफ है सर। ये भी सेफ है। तो देखो हमारा स्क्रू की बॉडी भी सेफ है, स्क्रू के थ्रेड भी सेफ हैं, नट के थ्रेड भी सेफ हैं, नट की लेंथ भी हमारी इंपेरिकल वैल्यूज के बीच में आ रही है। तो इसका मतलब ओवरऑल डिजाइन ऑफ द स्क्रू इज सेफ as per the buckling criteria also, as per the strength criteria also, as per the bearing pressure criteria also। तो इस क्वेश्चन में आपका तीनों क्राइटेरिया का मतलब कॉम्बिनेशन हो गया है। आपने सबसे पहले ये पता किया है कि कॉलम लॉन्ग है या शॉर्ट है। कॉलम शॉर्ट निकला है, शॉर्ट कॉलम के हिसाब से आपने जॉनसन फॉर्मूला लगाया है और उसका डीसी निकाल लिया है। फिर आपने डाटा बुक से जाके वैल्यू फाइनल कर ली है। फिर उस वैल्यू के बेस पे आपने सारे स्ट्रेस चेक कर लिए हैं, चाहे वो स्क्रू की बॉडी के स्ट्रेस हो, चाहे वो स्क्रू के थ्रेड का स्ट्रेस हो, चाहे वो नट के थ्रेड का स्ट्रेस हो। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे स्क्रू का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाता है ना, बकलिंग भी और वो भी। कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, स्टॉप शेयर करता हूं। प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट। पावर स्क्रू खत्म हो गया हमारी तरफ से, है ना। ठीक है, लीफ स्प्रिंग का मैंने आपको मटेरियल भेज दिया है, केवल थ्योरी पढ़ लेना। ठीक है, बहुत मतलब सिंपल सिंपल टाइप की कोई डेफिनेशन हो। लीफ स्प्रिंग कहाँ यूज होती है, चलो बताओ, वेयर इट इज यूज्ड? इट इज यूज्ड इन ट्रक्स, ऑटोमोबाइल्स है ना, ट्रक वगैरह में यूज होती है। तो है ना, हेलिकल स्प्रिंग पे आप फोकस करिएगा मेनली डिजाइन पार्ट में। सर ट्रेन्स में भी होती है? हाँ उनमें भी होती है। ट्रेन्स में तो हेलिकल स्प्रिंग होती है, वहाँ यूज हेलिकल होती है सर। हेलिकल होती है ट्रेन्स में। आप देखना धीरे से नीचे, उसमें हेलिकल होती है। ट्रक्स में और इनमें बसेस वगैरह में, इनमें लीफ स्प्रिंग। नहीं सर, जो कोयले जो जाती है ना जिस ट्रेन में, उस वाली में मैंने देखा था लीफ स्प्रिंग लगी थी उसमें। मालगाड़ी, हाँ हो सकता है किसी में कर लिया हो, लेकिन पुरानी सी तो हो सकता है, शायद पहले लगता होगा बाद हाँ, लगी हेलिकल। तो सिलेबस इज फिनिश फ्रॉम माय साइड। ठीक है, और चलिए 1 मिनट में एक फाइल और शेयर करता हूँ, जस्ट 2 मिनट है ना। लीफ स्प्रिंग पे है, ये मैंने आपको अकाउंट में भेज दिया है, जिसमें मुझे कुछ पढ़ाना नहीं है, जस्ट आप इसको एक स्टडी कर लीजिएगा। ये देखो, ये ऑटोमोबाइल में ये लीफ स्प्रिंग आपको दिखा रखी है ना, दिस इज द लीफ स्प्रिंग। ये लीफ स्प्रिंग का ये यू बोल्ट वगैरह है, थोड़ी सी बस एक नजर मार लेना इस पर। मटेरियल ऑफ दी तो वही है, अलॉय स्टील होती है ज्यादातर, ये ना 50 CR1।
तो इसमें बताओ ये 50 और 1 का क्या मतलब है? बताओ, व्हाट डू मीन बाय 50, व्हाट डू मीन बाय 1? कौन बताएगा? कार्बन परसेंटेज कितनी है इसमें? 0.5 है ना। और क्रोमियम की परसेंटेज कितनी है? हाँ, क्रोमियम परसेंटेज इज, इसका क्रोमियम का फैक्टर 4 होता है ना, तो 1/4 यानी कि 0.25%। ठीक है, इस तरह से कुछ होता है। ये तो इसके फॉर्मूले हैं लीफ स्प्रिंग के। ये स्टैंडर्ड्स हैं कि इसकी थिकनेस और विड्थ में जो है डाटा बुक में ये टेबल गिवन है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको स्टडी करिए, निपिंग को जरा सा पढ़ लीजिए। सर नमस्कार जी। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, एक अर्जेंट फोन आ गया था। तो निपिंग जो है, इस निपिंग के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, आपके लिए एक आगे काम में आ जाएगा, गेट वगैरह का एग्जाम हो गया। तो देखिए, निपिंग में क्या रहता है, लीफ स्प्रिंग के अंदर बहुत सारी लीफ होती हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं सबसे ऊपर जो लीफ है, मुझे सुन पा रहे हैं ना आप सभी? यस सर। हाँ, जी सर। तो ये सबसे ऊपर जो लीफ है ये सबसे बड़ी होती है, लेंथ इसकी सबसे ज्यादा होती है, तो इसे मास्टर लीफ कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो नीचे की लीफ है वो भी फुल लेंथ लीफ है ना, मतलब उनकी भी लेंथ मास्टर लीफ के बराबर ही है ना। ये जो आई वाला पार्ट है ये आई कहलाता है, जो हमने राउंड कर दिया है। तो ये राइट आई होती है, इधर ये लेफ्ट आई होती है। ठीक है, तो सबसे ऊपर मास्टर लीफ होती है। मास्टर लीफ के बाद में यहाँ पे 2 फुल लेंथ लीफ हैं, जरूरी नहीं है कि 2 ही हो, 3 भी हो सकती है, एज पर द रिक्वायरमेंट। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि लीफ की लेंथ रिड्यूस हो गई है, लीफ की लेंथ कम हो गई है, फिर लीफ की लेंथ कम हो गई है, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई। तो ये ग्रेजुअली रिड्यूस हो रही है, इसलिए इनको कहते हैं ग्रेजुएटेड लेंथ लीव्स। ठीक है, तो लीफ सिस्टम में क्या होता है, 3 तरह की लीफ होती है, एक मास्टर लीफ जो सबसे ऊपर है, और फिर फुल लेंथ लीफ होती है, और उसके बाद में ग्रेजुएटेड लीव्स होती है। तो जब इसकी हम एनालिसिस करते हैं तो ये निकल के आता है कि स्ट्रेस किसमें ज्यादा होगा, बताओ, फुल लेंथ में या ग्रेजुएटेड लेंथ में? आप अंदाजा मारो कि स्ट्रेस जो है सब में बराबर होगा, या किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, बताइए। तो देखने में ऐसा लगता है कि चूंकि ग्रेजुएटेड लेंथ की लेंथ कम है, तो उसमें स्ट्रेस ज्यादा होना चाहिए और फुल लेंथ में कम होना चाहिए। लेकिन जब हम मैथमेटिकली इसको डिराइव करते हैं तो उल्टा आंसर निकल के आता है। ठीक है, वो इसमें डेरिवेशन है इस पीपीटी के अंदर। तो फुल लेंथ में स्ट्रेस कम आता है, और नहीं, फुल लेंथ में ज्यादा आता है और ग्रेजुएटेड में कम आता है ना। तो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए कि पूरी स्प्रिंग में स्ट्रेस इक्वल होना चाहिए हर जगह पर, है ना, पूरे सिस्टम में स्ट्रेस इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल स्ट्रेस करने की जो मेथड है, उस मेथड का नाम है निपिंग। ठीक है, तो निपिंग से क्या करता है, इनकी बेंडिंग रेडियस में हम डिफरेंस कर देते हैं, जो इनकी बेंडिंग रेडियस होती है उसे उसमें डिफरेंस कर देते हैं। और जब हम इन्हें यू बोल्ट से टाइट करते हैं तो इनमें पहले से कुछ स्ट्रेस आ जाता है। तो जिनमें स्ट्रेस ज्यादा होता है वहां स्ट्रेस कम हो जाता है, जहां स्ट्रेस कम होता है वहां स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो दोनों मिलकर के बैलेंस होकर के इक्वल स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इस मेथड को निपिंग बोला जाता है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो निपिंग आप पढ़ लेना, बाकी
ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम रिवीजन करेंगे, ठीक है, शाफ्ट और कपलिंग, मतलब फॉर्मूले वगैरह रिवाइज कर लेंगे और थोड़ी सी क्विज वगैरह कर लेंगे, ठीक है। बाकी कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा व्हाट्सएप पे, एग्जाम से पहले तक सर आपका। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर वो पीडीएफ सेंड कर देना। अच्छा, वो फाइल सेंड कर दूं पूरी भंडारी वाली ऑब्जेक्टिव की? यस सर। यस सर। ठीक है, व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ या मेल कर देता हूँ, है ना, मेल कर देता हूँ आप सभी को, है ना, दैट इज ओके सर। ओके। चलिए तो क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स।